खबर से जो कि लातेहार से आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जेएमपी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। वहां से AK-47 और देसी राइफल बरामद किया गया है। सदर थाना के नरेशगढ़ के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ और मुठभेड़ के बाद कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। लातेहार की ये खबर है। जेएमपी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद कई हथियारों को जब्त किया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद कई नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। वहीं दूसरी खबर, झारखंड में करीब 2 महीने से चल रही मनरेगा कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार के साथ उनकी 5 मांगों में से 3 पर सहमति बन गई है, जिसके बाद मनरेगा कर्मियों ने काम पर लौटने का ऐलान किया है। जिन मांगों पर सहमति बनी है उनमें सामाजिक सुरक्षा के तहत काम के दौरान दुर्घटना में आंशिक रूप से घायल होने पर 25,000, गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 और मृत्यु पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मनरेगा कर्मियों को अब EPF का भी लाभ मिलेगा। इसके तहत 12% कर्मचारियों के वेतन से, जबकि सरकार 13 PF में योगदान देगी। तीसरी मांग के रूप में अब अधिकारी बिना स्पष्टीकरण के किसी भी मनरेगा कर्मी को बर्खास्त नहीं करेगा। बर्खास्त करने के 1 महीने के भीतर जिला स्तर पर अपील कर सकेंगे और पक्ष मजबूत होने पर उनकी बर्खास्तगी वापस भी हो सकती है। मनरेगा कर्मियों को गाहे बेगाहे बिना मतलब का भी बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उनका कहना हुआ है कि अब जो है उस प्रकार की बर्खास्तगी नहीं होगी आपकी। जब भी बर्खास्तगी कोई भी होगा तो उसके पहले कारण परीक्षा होगा और उसके बाद भी यदि बर्खास्तगी होती है तो आपको प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपनी बात को रखने के लिए 1 महीने के अंदर आप बात रख सकते हैं और यदि वहां पर आपके पक्ष को मजबूत माना जाएगा तो आपको आपकी बर्खास्तगी वापस हो जाएगी और आप काम कर सकेंगे। इन बिंदु में जो था, पहला था कि सामाजिक सुरक्षा, इसमें जो भी मनरेगा कर्मी कार्यरत रहेंगे, अगर उसको माइनर एक्सीडेंट होता है तो 25,000 रुपया दिया जाएगा। अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसको दिया जाएगा 50,000 रुपया। अगर किसी कैजुअलिटी हो जाता है किसी कर्मी का, मनरेगा कर्मी का, तो उसका एक मुश्त उसके परिवार को 5 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। ये और एनजीटी को लेकर के राज बरकरार है। एनजीटी ने असेंबली और हाईकोर्ट के अवैध निर्माण को लेकर के ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए फरमान ने झारखंड की सियासत में उबाल ला दिया है। एनजीटी ने झारखंड हाईकोर्ट और विधानसभा के अलावा प्रदेश के कई भवनों के निर्माण में पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेने का आरोप लगाते हुए भारी जुर्माना लगाया है। यानी भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन ऐसी जगह पर हुआ जहां नियम बनाए जाते हैं। एनजीटी के एक आदेश के बाद झारखंड में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट और विधानसभा भवन के साथ प्रदेश के 50 भवनों को लेकर एनजीटी ने भारी जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट भवन पर 66 करोड़ जबकि विधानसभा भवन पर 47 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह जुर्माना मौजूदा हेमंत सरकार को देने को कहा है, जबकि इनका निर्माण पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुआ था। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। उस समय भी हम लोगों ने काफी प्रबल विरोध किया था, लेकिन सरकार तो अपने कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी। आखिर इस तरह की लापरवाहियां हुई, गलतियां हुई सरकार के स्तर से, आज उसका खामियाजा ये सरकार क्यों भुगतेगी? हमें लगता है कि एनजीटी भी मूक दर्शक बन करके इन सारी कवायद को देखता रहता है और जब प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो इस तरह के एक नोटिस थमा करके राज्य सरकार को परेशान करने की कोशिश की जाती है। सरकार योजना बनाती है, योजना का क्रियान्वयन और उससे काम कराने का जो है अधिकारियों के बीच है। अधिकारी की लापरवाही का परिणाम है। अधिकारियों को जो है सो लेना चाहिए था इन्वायरमेंट क्लियरेंस, लेकिन अधिकारियों ने इन्वायरमेंट क्लियरेंस बिना लिए ही काम को कराया है और कहीं न कहीं इसको माना जाएगा कि अधिकारियों का ही लापरवाही का परिणाम है ये। अहम ऐतिहासिक फैसला पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है। अब सवाल यह है कि ये जुर्माना कौन देगा। सरकार के गाढ़े पसीने की कमाई से जो टैक्स जमा होता है राजकोष में, उसी राजकोष से भवन निर्माण विभाग सरकार के दूसरे खजाने खाते में डाल देगा, या जिन्होंने इसके लिए आदेश किया है, जिन्होंने ये इलीगल काम करवाया है, उनके ऊपर भी जुर्माना का बोझ जाएगा। और एक और बड़ा फैसला है कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है पर्यावरण के हित के विरोध में, उन पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रावधान के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सारे निर्माण ऐसे रुक जाएंगे। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी इससे संबंधित फाइल उन तक नहीं पहुंची है। फाइल आने के बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी, इसके बाद सरकार कोई फैसला लेगी। फाइल के साथ हमारे पास आई नहीं है और क्या ऑर्डर आया है, क्या एनजीटी का निर्देश आया है, उसको हम लोग देखेंगे, उसका आकलन होगा। उसके उपरांत हम आपको निर्णय बता सकते हैं कि सरकार क्या करेगी। सर पूरे ये पहले भी ये मामला जो है बहुत ये हुआ था, जो विधानसभा बन रहा था, आप भी कई बार सवाल उठा चुके हैं और इस पे आपने भी अलग से पैसा फिर दिया गया, दोबारा उसका बना, सारी चीजें हुई। अब ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत होती है। सरकारी भवनों के अलावा प्रदेश के 50 भवन ऐसे हैं जो एनजीटी के जद में हैं और रांची का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी इसी दायरे में आ गया है। अब सवाल उठता है कि जुर्माना कौन देगा, क्योंकि ये भवन बने तो थे पिछली रघुवर सरकार में और एनजीटी ने मौजूदा हेमंत सरकार पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि पिछली सरकार लगातार बेहतर काम का दावा करती है। अगर ऐसा है तो प्रदेश के 50 भवनों के निर्माण में नियमों को ताक पर कैसे रख दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो लोकतंत्र के जिस मंदिर में नियम बनाए जाते हैं और न्याय के जिस मंदिर में फैसले सुनाए जाते हैं, उन्हीं भवनों के निर्माण में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई है। कानून को ताक पर रख दिया गया है, जिसको लेकर एनजीटी ने 130 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। इससे बौखलाए सत्ताधारी जेएमएम ने पूर्व की रघुवर सरकार पर लूट खसोट के लिए नेक्सस चलाने का बड़ा आरोप लगाया है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि इस पाप का भागीदार हेमंत सोरेन सरकार नहीं बनेगी और सरकार से उन्होंने मांग की है कि पूर्व सीएम विभागीय मंत्री और अधिकारियों की संपत्ति नीलाम कर इस जुर्माने की भरपाई करे। कि 130 करोड़ रुपए तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव से लेकर भवन निर्माण, वन और पर्यावरण विभाग, इन तमाम के जो प्रधान सचिव है, जो संबंधित ठेकेदार हैं, उनकी संपत्ति को नीलाम कर 130 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाकर ये पेनल्टी भरा जाए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के किडनी विभाग में आज सप्लाई पानी की आपूर्ति बंद होने से कोहराम मच गया और परेशानी ऐसी बढ़ी कि कई मरीजों की आज डायलिसिस तक नहीं हो पाई। इस दौरान मरीज और उनके परिजन बेहद बेचैन नजर आए। आमतौर पर रिम्स में एक दिन में 14 से 15 मरीजों की डायलिसिस होती है, लेकिन आज राहत के बजाय मरीजों के लिए तड़पने का दिन रहा। इस संबंध में जब हमने रिम्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय कुमार से बात की तो उन्होंने फोन पर सप्लाई वाटर आपूर्ति बाधित होने की बात को स्वीकार किया और इसके लिए सीधे पीएचईडी विभाग के जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बकाया न्यूज 18 को व्हाट्सएप का एक शॉर्ट स्क्रीन भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने जूनियर इंजीनियर को किडनी विभाग में पानी की आपूर्ति बंद होने से जानकारी दी थी, लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद पीएचईडी विभाग के इंजीनियर ने मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, लिहाजा कई मरीजों की जान संसद में पड़ गई। नहीं हुआ, मशीन खराब है भाई। मशीन खराब है, किसने बताया? डॉक्टर साहब, छोटा जो डॉक्टर है ना, वही सब बताया, पीजी वाले डॉक्टर। पेशेंट का नाम है देवंती देवी, मेरी पत्नी है।
4 तारीख को डायलिसिस हुआ है, दोबारा डायलिसिस करने के लिए कल से है। डॉक्टर साहब हमको बोले, हम 4 बार यहाँ से घूम के गए, इन्होंने बोला कि पानी नहीं है, अभी नहीं होगा। और डॉक्टर साहब भी आए तो बोला होगा, फिर अभी भी गए तो बोला अभी नहीं होगा, 1 घंटा बाद होगा। यही आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, अब कब होता है क्या होता है देखिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, अभी पानी नहीं आ रहा है। पानी कब से नहीं आ रहा है? अभी सुबह से, सुबह 8 बजे से। एक दिन में कितने लोगों का डायलिसिस होता है? एक दिन में करीब 15 से 16 पेशेंट का हो जाता है। 15 से 16? हाँ, 4 मशीन चलेगा तो। 4 शिफ्ट चलने पर? हाँ। 15 से 16 मरीजों का। तो आज कितने मरीजों का? आज नहीं हो पाया। आज नहीं हो पाया। अच्छा, पानी की समस्या आज ही या हर दिन होती है? नहीं, आज ही हो रहा है। पहले तो लगातार डायलिसिस चल रहा था, लेकिन आज ऐसे गड़बड़ हुआ है। उधर झारखंड में कोरोना की स्थिति और इससे लड़ने के लिए सरकार द्वारा किए गए अब तक के उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय टीम राज्य के दौरे पर है। ये टीम आज रिम्स पहुंची, जिसने रिम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, इलाज के स्तर और जांच प्रक्रिया समेत सभी चीजों को देखा और माइक्रोबायोलॉजी लैब का भी निरीक्षण किया। ये टीम अब तक धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद रांची के खेलगांव स्थित आइसोलेशन सेंटर का भी दौरा कर चुकी है। के बारे में तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो आपको बता सकते हैं पूरा, लेकिन जो अभी चल रहा है वो ICMR के तहत ही चल रहा है जांच। लेकिन लेवल सर उसका सोचते हैं कि लेवल 2 का? हाँ, लेवल 2 का है जी। तो लेवल 3 का लैब लगाने के लिए तो प्रक्रिया है, चल रही है। और यहाँ के एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के